हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बेटा। तो माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर zoology टीचर, एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एनर्जेटिक प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां हमने स्टार्ट किया हुआ है आपके लिए द्रोणा बैच। और उस पोर्शन में द्रोणा बैच में zoology में हमने स्टार्ट किया हुआ है, या यूं कह लो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, उससे पहले हम एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है बेटा, तो आई होप्स कि सबने लास्ट लेक्चर जो है वो अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने क्या किया था, हमने किया था कि कौन सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिकली क्या होती है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्या है। ठीक है, अब इस रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को बनाने के लिए हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया कि काफ़ी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आई बनी तो इसलिए थी कि हमको फ़ायदा हो, लाइक एमनियोसेंटेसिस, जिसमें आपको बच्चे का होने से पहले ही उसको जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है उसका पता लग जाता है। बट विद कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ कि उसका मिसयूज़ होने लग गया। ठीक है, तो उसे क्या किया गया बेटा, लीगली बैन किया गया है। मींस अगर उसको करवाना भी है तो पहले डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद इट। वैसे आप उसको नहीं करवा सकते हैं क्योंकि लोग उसका गलत फायदा उठा रहे थे। उसे क्या कर रहे थे, वो सेक्स जो है, फीटस का सेक्स जो है उसका पता लगाकर उससे क्या हो रहा था, बेसिकली फीमेल फीटिसाइड जो है वो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, एक हमने ये किया। फिर मैंने आपको बताया कि रिसर्चेस जो हैं वो लगातार हो रही है कि किस तरह से सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाया जाए, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। इसी में एक रिसर्च था जिसके अंदर डेवलप किया है एक कॉन्डम, सॉरी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट इज सहेली। जो किसने डिस्कवर किया था, या फिर वो किया है CDRI, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ के अंदर। ये क्या है, बेसिकली एक नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, वंस अ वीक पिल है। और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है या किस चीज़ से बनी होती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जब हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये तो बेटा हमारा लास्ट लेक्चर था। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, और आज हमारा रहेगा लेक्चर 2 ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, या यूं कह लो कि पहले तो पॉपुलेशन क्या होती है, अब उसका एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है। ठीक, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि MMR क्या है, व्हाट इज IMR, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, वो है आपका बर्थ कंट्रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेटा अगर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन क्या होता है कि एक स्पीशीज है, जैसे हम ह्यूमन है, हमारी एक स्पीशीज है, ह्यूमन की स्पीशीज है, मंकीज की स्पीशीज है, ऐसे हर एक जानवर की, हर एक एनिमल की अपनी एक स्पीशीज है। तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक गिवन टाइम में, एक एरिया में एक गिवन टाइम में एक स्पीशीज की कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या कितने लोग वो एक टाइम में एक जगह पर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन। सो डेफिनेशन क्या होगी बेटा पॉपुलेशन की, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है, ऐसे नहीं कि आप इंसानों के अंदर जो है डॉग्स की काउंटिंग करने लग जाओ, मंकीज की काउंटिंग करने लग जाओ, वो नहीं बेटा, एक स्पीशीज की बात करेंगे। आपसे पूछेंगे पॉपुलेशन ऑफ डॉग, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, तो सब अलग अलग है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर आप डॉग इंक्लूड नहीं करोगे, डॉग के अंदर आप ह्यूमन इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम। समझ आ रही है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन करो इसको, प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम इज द पॉपुलेशन। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट, अगर अब एक हम एक स्पेसिफिक एरिया की अगर पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, उस स्टडी को बेसिकली एक स्पेसिफिक नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं बेटा? डेमोग्राफी कहते हैं। तो
क्या लिखा है हमने यहाँ पे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की इसका साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, डेमोग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, डेमोग्राफी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 11th ऑफ जुलाई। ठीक है, सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th ऑफ जुलाई। देखो ये ऐसी चीज है जो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो या आप काफी जगह पे पढ़ते हो। ठीक है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हो कि पॉपुलेशन क्या होती है, व्हाट इज द स्पीशीज। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आप कब सेलिब्रेट करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल सी टर्म है ये। ठीक है, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब हमने पहले बोला था कि एक स्पेसिफिक टाइम में एक गिवन एरिया में जो स्पीशीज हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। अब उसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत तेजी से जो है उन स्पीशीज का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। उसी पर्टिकुलर एरिया में जिस पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे, जिस स्पीशीज की हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो उस स्पीशीज का नंबर जो है रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोड हो रहा है, ऐसे बम फट गया है। ठीक है, सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होगा बेटा, द रैपिड इंक्रीज, क्या है, इट इज द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। बहुत ही कम समय के अंदर उस स्पीशीज का जो नंबर है उस पर्टिकुलर एरिया में वो फटाफट से इंक्रीज होता जा रहा है। दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उसे क्या कहते हैं हम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फिर से पढ़ेंगे, द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। जो होना चाहिए था, जो नॉर्मल सा होना चाहिए था, वैसा नहीं, बहुत ही कम टाइम में न्यू, बहुत ही तेजी से जो अगर पॉपुलेशन किसी स्पीशीज की इंक्रीज हो रही है, देन दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और किसी स्पीशीज की हम यहाँ हमारी ही बात कर रहे हैं। क्लियर बेटा? सो नेक्स्ट इसके अंदर आएगा आपका, अगर हम इसी चीज में देखें कि आपकी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें एकदम ग्राफ देखें कि भाई पहले क्या था और अब क्या हो रहा है, तो आप देखोगे बेटा 1900, अगर आप 1900 की बात करो, इन 1900 वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रही हूं मैं, इट वाज 2 बिलियन। 1900 ईयर 1900 के अंदर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, इट वाज 2 बिलियन। इट वाज रॉकेटेड, रॉकेटेड मतलब बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुई। तो जब ईयर 2000 आया, ये ईयर है बेटा, ठीक है, तो जब ईयर 2000 आया तो वो जो 2 बिलियन पॉपुलेशन थी वो देखो जरा कितनी हुई है, 6 बिलियन। कितनी हुई बेटा, 6 बिलियन। सो क्या हुआ, एकदम रॉकेट की तरह जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। दिस इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और जब हमने सेंसस किया जब हम सेंसस किया 2011 के अंदर, तो ये पॉपुलेशन जो हमें देखने को मिली, दैट वाज 7.2 बिलियन। कितनी थी, 7.2 बिलियन थी। ठीक है, तो 1900 के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 2 बिलियन थी। और वही पॉपुलेशन ईयर 2000 के अंदर कितनी हो गई, 6 बिलियन हो गई। और जब 2011 का सेंसस किया गया, जिसमें आपकी पॉपुलेशन जो है पूरी काउंट की जाती है, तब देखा गया कि ये पॉपुलेशन ग्रो कर 7.2 बिलियन हो। ठीक है, नाउ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। अब अगर मैं बात करूं इंडिया की, वो हमने क्या किसकी बात की थी बेटा, वर्ल्ड की। अब हम फोकस करें अगर इंडिया के ऊपर, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, दैट वाज 350 मिलियन। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, दैट वाज 350 मिलियन, जो कि बढ़कर हो गई, देखो यहाँ मिलियन है, जो कि बढ़कर हो गई 1 बिलियन बाय 2000। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, जब हमारा देश आजाद हुआ था एट इंडिपेंडेंस, तब जो हमारी पॉपुलेशन थी वो थी 350 मिलियन, जो कि जब ईयर 2000 आया वो बढ़कर कितनी हो गई बेटा, 1 बिलियन। एंड उसी 2000 के अंदर ही मई के अंदर वो 1 बिलियन को भी क्रॉस कर गई थी। ठीक है, एंड इट क्रॉस्ड 1 बिलियन इन मई 2000। ठीक है, मई 2000 के अंदर वो पॉपुलेशन क्रॉस कर गई 1 बिलियन को भी।
ठीक है, मींस इसका मतलब क्या, देख रहे हो आप कितना फास्ट इंक्रीज हो, मिलियन से बिलियन पर आ गए, फास्ट इंक्रीज देखो, इसको कहते हैं एक्सप्लोजन। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर मान लो बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो हर छठा इंसान जो है, एवरी सिक्स्थ पर्सन इज एन इंडियन। ठीक है, मींस एवरी सिक्स्थ पर्सन मीन्स every sixth person in the world is an Indian। हर एक छठा इंसान जिसको आप हाथ लगाएंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर वो इंडियन है। मींस इंडिया की पॉपुलेशन इस तेजी से, रॉकेट की स्पीड से जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, एंड दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, सो करंट पॉपुलेशन जो अभी हम लेकर चल रहे हैं, दैट करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 1.39 बिलियन, और यू कैन से 139 करोड़। ठीक है, सो करंट पॉपुलेशन जो है इंडिया की, इट इज 1.39 बिलियन, और यू कैन से 139 करोड़। क्लियर बेटा? चलो, अब ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसके रीजन क्या है? कुछ तो रीजन होंगे। देखो, जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई और उससे लेकर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज होती जा रही हैं, लोगों के अंदर एजुकेशन भी ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रही है, लोगों को हेल्थ के बारे में वो ज़्यादा कॉन्शियस हुए हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के बारे में भी कॉन्शियस हो रहे हैं धीरे धीरे। तो जब आप अपनी हेल्थ के बारे में इतनी कॉन्शियस हो जाओगे, सब अच्छा करोगे, तो भाई डेथ तो नहीं होने वाली है। अब डेथ नहीं होगी बट बर्थ तो हो रहे हैं, मीन्स डेथ रेट जो है वो तो कम हो गई है और बर्थ रेट जो है वो बढ़ती जा रही है, एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो हमारी बुक क्या कहती है? इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज, इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज अलोंग विद बेटर लिविंग कंडीशन। मीन्स अब आपको क्या है, सैनिटेशन अच्छी है, लोग अच्छे से साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो डिजीज होने का खतरा कम हो जाता है, और अगर डिजीज होती भी हैं तो देयर आर वेरी मच बेटर फैसिलिटीज एज कंपेयर टू द अर्लियर एनवायरनमेंट। पहले के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स अब हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, इतने एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स हैं, तो इलाज हो जाएगा, कैसे डेथ होगी? नहीं होगी। अच्छी बात है ये। ठीक है, had an explosive impact on the growth of the population, means increased health facilities and with better living condition. Now, according to 2001 census report, the population growth was still around 1.7%। जब हमने 2001 का सेंसस किया तब देखा गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो कितनी थी? इट वाज 1.7%, मतलब कि 17 पर 1000 पर ईयर, मतलब 1000 के ऊपर 17 लोग जो हैं हर साल बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, 1000 लोगों को अगर हम देखें, आज हमने 1000 दिया, एक साल बाद देखेंगे तो वो 1017 हो जाएंगे। दैट इज 1.7% ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की। वही हमारी बुक कहती है, अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस द पॉपुलेशन ग्रोथ was still around 1.7%, that is 17 per 1000 per year, a rate at which our population could double in 33 years। ठीक है, ये एक ऐसी रेट है जिसमें हमारी पॉपुलेशन जो आज है वो 33 साल के अंदर डबल हो जाएगी, मतलब खतरनाक। ठीक है, क्लियर है बेटा इतनी बात? चलो, अब ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के मेन रीजन क्या है? देखो, हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हुई हैं, बेटर लिविंग कंडीशन तो वो है ही है। उनकी वजह से हुआ क्या? उनकी वजह से हुआ ये कि देयर इज रैपिड डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब कि कमी आ गई है, और किस चीज में कमी आई है? डेथ रेट में कमी आई है। ठीक है, सो देयर इज क्या हुआ बेटा? रैपिड डिक्लाइन इन, देयर इज डिक्रीज इन डेथ रेट। डीआर मीन्स डेथ रेट, मतलब लोग मरने कम हो गए, बेटर फैसिलिटीज विद बेटर लिविंग कंडीशंस है। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर इज ऑल्सो डिक्रीज इन MMR, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, सो देयर इज ऑल्सो डिक्रीज इन MMR। MMR मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम ऐसे बोलेंगे कि बेटा कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर पहले क्या होता? देखो, पहले इस बात को समझो, पहले क्या था कि फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, लिविंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी। तो नॉर्मली क्या होता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग पार्ट्यूशन, क्या इन्फेक्शन हो जाता था मदर को, तो मदर की डेथ वाज अ कॉमन।
ठीक है। तो मदर की डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है बेटा वो कॉमन होती थी, या तो उसी टाइम या एक दो दिन में, मतलब ये है कि कॉमन होती थी। बट अब क्या है कि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो गई है भाई, सैनिटाइजेशन अच्छी है, लिविंग कंडीशन अच्छी है, लोगों को समझ आ गया है सफाई क्या है। तो अब ये जो डेथ है, ये जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम हो गया है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है बेटा वो बहुत ही कम हो गया है, और ये एक तरह से अच्छी बात है। ठीक है। तो एक बार हम इस MMR की हम डेफिनेशन भी लिख दें जरा। तो अगर आप MMR को डिफाइन करेंगे बेटा, सो इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर 1 लाख लाइव बर्थ। 1 लाख बच्चों का बर्थ जो है हम देखेंगे, 1 लाख लाइव बर्थ, बच्चे जो हैं वो जिंदा हैं, लाइव बर्थ जब हुआ उस टाइम पे मदर्स की कितनी डेथ हुई है उस प्रोसीजर के अंदर, ड्यूरिंग दैट पार्ट्यूशन कितनी डेथ हुई, उसे हम क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्या कहेंगे बेटा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसकी हम एक स्पेसिफिक सी अगर हम एक डेफिनेशन लिखना चाहें MMR की, तो इट इज नंबर ऑफ मोर्टेलिटी, तो हम लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ maternal death in a given period of time per 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है। 1 लाख लाइव बर्थ के अंदर उस टाइम पे जो मदर है जिन्होंने ये लाइव बर्थ दिया है, उन मदर्स की कितनी डेथ हुई है, दैट वही चीज आपको क्या बताती है, MMR। ठीक है। क्या बताती है बेटा, MMR, दैट इज नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर 1 लाख लाइव बर्थ। आई होप क्लियर है सबको। ठीक है। सो देयर इज डिक्रीज इन MMR। फिर उसके बाद क्या लिखा है बेटा, देयर इज रैपिड डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट इज डिक्रीज इन IMR। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट हम किसे कहते हैं, पहली बात तो यही आ जाती है, इन्फेंट होता है लेस देन 1 ईयर जो भी बच्चा होगा, दैट इज इन्फेंट। ठीक है। तो हमने ये देखना है कि 1000 लाइव बर्थ हुए। देखो मैटरनल मोर्टेलिटी में 1 लाख लिया था, इन्फेंट मोर्टेलिटी में आप सिर्फ 1000 लोगे, कि 1000 लाइव बर्थ हुए, 1000 लाइव बर्थ हुए, उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई, और कौन से बच्चे जिनकी एज लेस देन 1 ईयर थी, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो आपको बताता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम क्या कह सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ डेथ लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, नंबर ऑफ डेथ लेस देन 1 ईयर ऑफ एज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर 1000 लाइव बर्थ। समझ आ रही है, समझ आ गई बात। चलो तो फिर इसकी भी फुल डेफिनेशन लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो IMR को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ डेथ लेस देन 1 ईयर ऑफ एज in a given period of time, in a given period of time per 1000 लाइव बर्ड्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। सो व्हाट इज IMR? IMR क्या है बेटा, कि ये आप दोनों, आपको दोनों समझ आई। MMR क्या है कि बर्थ, जब एक मदर जो है एक बेबी को बर्थ दे रही है, उस टाइम पे कितनी मदर्स की डेथ हुई, अगर हम 1 लाख डिलीवरीज को देखें। समझ आ रही है, 1 लाख हमने क्या किया, इसको कैसे करेंगे कि हम क्या देते हैं कि हमने 1 लाख ऐसी फीमेल्स को लिया जिनका जो क्या कर रही है, चाइल्ड बर्थ दे रही हैं।
उसमें कितनी फीमेल्स की डेथ हुई ड्यूरिंग दैट चाइल्ड बर्थ प्रोसीजर इज MMR। ठीक है, अब हम IMR को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को। हमने देखा 1000 लाइव बर्थ कि 1000 जो हैं लाइव बर्थ हुए हैं, बच्चे पैदा हुए हैं जो कि जिंदा थे, बट 1 साल से पहले पहले उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई, वो हमें बताता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अगर MMR कम हुआ मतलब कि जो वुमेन है उनकी डेथ कम होती जा रही है, तो भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। ऐसे ही IMR, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ, बच्चों की डेथ नहीं हो रही है, तो क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। और ओवरऑल भी अगर डेथ रेट जो है वो कम होता जा रहा है, तो पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज होगी। और ये सब फैक्टर्स जो हैं मिलकर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये क्यों हो गया, हम सबको मार दो, ऐसा नहीं होता बेटा। देखो ये तो है एक नॉर्मल, ऑफ कोर्स हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ेंगी, लिविंग कंडीशन अच्छी होंगी, तो MMR और IMR तो कम होगा ही होगा, बट फिर भी हमें क्या करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। वो कैसे करेंगे, लोगों को समझाकर कि भाई फैमिली प्लानिंग क्या होती है, ऐसा नहीं हो। पहले आपने, अब तो बहुत कम हो गया, अगर आप पहले के ज़माने को देखेंगे तो आप इवन आप अगर अपने घर में भी देखेंगे अपने, ठीक है, देखोगे अपने दादाजी और इन सबको, तो वो कितने कितने लोग होते थे। ठीक है, किसी के 7-7 दादा हैं, समझ रहे हो। अभी किसी के मासी जो हैं वो बहुत सारी है, 5-6 मासी हैं, 3-4 मामा हैं, समझ रहे हो। एक ही फैमिली के अंदर कितने बच्चे हो गए, बट अब वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब लोगों को समझ आ रहा है व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग, कि उनको कितने बच्चे अपनी फैमिली में रखने हैं जिनको वो एक हेल्थ अच्छी, एक लिविंग कंडीशन दे सके, अच्छी एजुकेशन दे सके। ठीक है, बट कुछ अभी ये हमें ऐसे लगता है, क्योंकि हमें आसपास सब एजुकेटेड लोग दिखते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं, अब तो ऐसा कोई करता ही नहीं है, सबका 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे, ठीक है, थोड़े जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वहां जाएंगे, तो उनको 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 भी कोई सिस्टम नहीं है, उनका भी ठीक है, उनका सिंपल है कि उनके बच्चे हुए जा रहे हैं, किसी के 6 हैं, 7 है, इवन 10 है। तो इन चीजों को रोककर जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये मत सोचना कि ये कम हो गया, यही रीजन है जिससे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इनको मार दो, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत रीजन मतलब चीजें हैं जिसके थ्रू आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है कि ये क्या है, मतलब ये आपको उस चीज के एक वाइडर फ्रेम में बता रहे हैं कि भाई ये चीज हुई है तो हमारी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी है। ठीक, so reason for the population explosion is there is rapid decline in death rate, there is decline in maternal mortality rate and there is decline in infant mortality rate। ठीक है, एक तो ये हो गया डिक्लाइन हो रहा है। दूसरा रीजन क्या है, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। ठीक है, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। अब क्या होता है, अगर आप एक हमारी इंडिया की पॉपुलेशन देखोगे ना बेटा, तो इंडिया की पॉपुलेशन में जो यंग पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन जो एक रिप्रोड्यूसिबल एज में है, मींस ऐसी पॉपुलेशन जो अभी उनके बच्चे हो सकते हैं, उस एज के अंदर जो है हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन, पीपल जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो जितने लोग रिप्रोड्यूसिबल एज में होंगे, जितने लोगों के बच्चे होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी। सो दीज आर सम रीजन फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्लियर। अब अगर मैं एक चीज करूं, अगर मैं एक बात बताऊं, मान लो बेटा, अगर मैं कहूँ कि हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है और हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसमें हम मेन क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के 2 रीजन आपको कहीं कहीं आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेंगे, क्या कि अगर एक एरिया के अंदर इंक्रीज हो जाए, देयर इज इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड इंक्रीज इमिग्रेशन। समझ रहे हो, समझ रहे हो इस बात को। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि दूसरे देश के लोग हमारे
हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी पॉपुलेशन को वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और हमारी पॉपुलेशन में ही बर्थ रेट जो है बड़ी ज्यादा है, बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। ठीक है, इंक्रीज इन बर्थ रेट बट देयर इज डिक्रीज इन डेथ रेट। बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, ऊपर से बाहर से लोग आई जा रहे हैं। तो अब सब ये फैक्टर्स भी कॉन्स्टिट्यूट करके क्या करते हैं, दे आर जस्ट इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इंक्रीज करने के ये रीजन भी आप कह सकते हो। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा काफी जगह पर। ठीक है, फिर दूसरा है कि मैं कहती हूँ एक एरिया जो है उसकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं, यहां से लोगों का जाना। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो आपने ली है वहां से अगर लोग चले जाएं, कैसे भी कर कर लोगों की कमी हो जाएगी, तो पॉपुलेशन ऑफ कोर्स कम होगी। ठीक है, तो इसमें आप क्या ले सकते हो, एमिग्रेशन एंड इंक्रीज इन डेथ रेट। डेथ रेट कम हो जाए, समझ लो। अब यहाँ देखो, मैंने आपको क्या कहा कि बाहर के लोग, किसी और कंट्री के लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, या आप सिंपल सी बात कर लो, कंट्री की बात ना करो, एक स्पेसिफिक एरिया की ही बात कर लें। अगर मान लो कि अभी आप दिल्ली में हो बट आप परमानेंटली मूव कर गए हो चंडीगढ़, तो आपने क्या किया बेटा, आपने चंडीगढ़ की पॉपुलेशन बढ़ाई, बट क्योंकि आप दिल्ली से मूव कर रहे हो तो दिल्ली की पॉपुलेशन कम हुई। तो जब आप चंडीगढ़ में गए हो, चंडीगढ़ के अंदर आप आ गए, तो दैट इज इमिग्रेशन, आप वहां पर इन हो गए। इमी मतलब इन, आई से करेंगे इन, किसी में आप गए हो तो आपने वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज करी। अब जिस जगह से आप निकल गए हो, जिस जगह से आप निकल गए हो, एग्जिट कर गए हो, दैट इज एमिग्रेशन। ई से आप क्या करोगे, एग्जिट। ठीक है, एग्जिट मतलब वहां से चले गए। तो दो एरिया थे, चंडीगढ़ था, दिल्ली था। आप चंडीगढ़ में गए हो तो चंडीगढ़ के अंदर आपकी क्या हुई, इमिग्रेशन हुई, आपने वहां की पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दिया। और अब आप दिल्ली से तो बाहर निकले हो ना, तो दिल्ली से क्या कर दिया आपने, एमिग्रेशन, वहां से बाहर चले गए, एग्जिट हो गए, तो वहां की पॉपुलेशन को आपने कम कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो एक पॉपुलेशन में जब इमिग्रेशन होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। पॉपुलेशन डिक्रीज कब होगी, जब वहां से लोग चले जाएंगे, एमिग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, और उस एरिया की अब में अगर डेथ रेट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अगर डेथ रेट इंक्रीज हो गई तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये फंडा आ गया समझ। ठीक है, इस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट, मेजर टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे चेक करें, अब ये तो नहीं कह सकते ना कि डॉक्टर्स को कि इनको हेल्थ फैसिलिटीज मत दो, ठीक है, तो ये लोग बचेंगे नहीं, या हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि तुम सफाई मत रखो, इन्फेक्शन से मर जाओ। भाई ये तो जस्ट एक बहुत ही ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हम तो ये सब कुछ इंक्रीज करें कि लोग जितनी ज़्यादा सफाई है वो रखें, सैनिटेशन को मेंटेन करें। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा हैं वो इंक्रीज हो जाएं, तभी आप भी तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर बनने की। ठीक है, तो फिर इस पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सके, इसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट मेथड जो है बेटा वो है लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, कि एनलाइटन करना, बेसिकली उनको लाइफ के बारे में एनलाइटन करना कि भाई देखो तुम हो, तुम अपने खुद को देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, जो तुम्हारा बच्चा हो रहा है उसको तुम कितनी अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप एक ही बच्चे को अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकते हो, उसको अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, उसका अच्छे से पालन पोषण कर सकते हो, तो एक ही कीजिए। ठीक है, अगर दो कर सकते हो तो बस दो करो, बट दो से ऊपर तो बिल्कुल किसी हालत में मत जाओ। उनको बताओ कि मेल और फीमेल के अंदर कोई अंतर नहीं होता। अगर आज की हम सोसाइटी देखें, सबको ही पता है, ये भाषण आपने हमेशा ही सुना है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, और हमारे हरियाणा में कहते हैं कि हमारी छोरियां के छोरों से कम है, मतलब हमारी लड़कियां कौन सी लड़कों से कम हैं। तो सब बराबर हैं। ठीक है, सब बराबर हैं, ऐसा कुछ आपको करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो जितनी आजकल लड़कियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकती हैं फैमिली की, उतने ही लड़के ले सकते हैं। तो एक ये माइंड सेटअप लोगों का चेंज करना है। ठीक, सो ये कुछ है। तो पहला क्या है बेटा, मोटिवेट द स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब उनको बताओ कि कुछ लोगों को चलो समझ तो आ गया कि हमें स्मॉल फैमिली रखनी, आधे लोगों को पता ही नहीं कैसे रखें।
तो उनको जो सब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, चाहे वो बैरियर्स मेथड हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो या सर्जिकल मेथड हो, जो हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में उनको अवेयर करना है कि जी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इनको आप यूज़ कीजिए और अपनी फैमिली प्लानिंग करो, ठीक है। तो उनको मोटिवेट करना है। देन एडवर्टीजमेंट्स इन मीडिया एज वेल एज पोस्टर, ये तो आपने हर जगह देखा होगा, और ये नारा तो हमारे इंडिया में बहुत टाइम से चलता आ रहा है। क्या? हम दो हमारे दो, मतलब हम दो हमारे दो, ये हमारे इंडिया का एक स्लोगन है कि भाई आप दो हो, दो से ज्यादा बच्चे नहीं करने हैं। चाहे आप बहुत ही रिच फैमिली से हो, आप बच्चों को 10 बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, बट खुद के दो ही रखो। इतना अगर आप कर सकते हो तो ऑर्फनेजेस में जाओ, वहां पर दो, बट पॉपुलेशन का कंट्रोल करना है, ठीक है। सो एडवर्टीजमेंट करो, मीडिया के अंदर पोस्टर्स लगाओ, ठीक है। देन statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that to the males to 21 years, बेटा ये आपकी एनसीईआरटी में है। तो अभी चीज चेंज हुआ है, आई थिंक अभी सिर्फ एक लॉ आया है, बिल पास हुआ है कि जो मैरिजेबल एज है वो फीमेल्स की भी 21 कर दी गई है, ठीक है। बट हमने सिर्फ एनसीईआरटी की यहाँ पे लाइन लिखी है। नेक्स्ट है इंसेंटिव गिवन टू द स्मॉल फैमिलीज। अभी आपको शायद ना पता हो, जब आप डॉक्टर बनेंगे, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप काम करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है, ठीक है। अगर आप एक बच्चा रख रहे हो तो उसका अलग इंसेंटिव है, दो ही रख रहे हो तो उसका अलग से इंसेंटिव मिलते हैं, 1-2-3 हज़ार ऐसे कुछ मिलते हैं। और इवन मेल्स को भी और फीमेल्स को भी, अगर आप, मैं भी आपको सर्जिकल मेथड जो करवाऊंगी, जिसके अंदर जो परमानेंट मेथड है फैमिली प्लानिंग के, जिसके बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, जैसे फीमेल्स के अंदर होता है ट्यूबेक्टमी, मेल्स के अंदर होता है वेजेक्टमी, अगर ये चीज़ भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराते हो, देन यू गेट अ इंसेंटिव। तब आपको क्या करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको खुद रुपए देता है, ठीक है। आप सर्जरी भी आपकी हो रही है और रुपए भी आपको ही मिलते हैं। ये सब क्या है, ये हमारे गवर्नमेंट की, हमारे इंडिया की पहल है कि कैसे भी करके हम लोगों को मोटिवेट करें और अपनी पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल करें। आई होप क्लियर होगा सब बेसिक सी चीज़, ठीक है बेटा। चलो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन। तो इतनी बात कर रहे हैं हम कि हम लोगों को थोड़ा एडवाइस करें कि फैमिली प्लानिंग करें, तो फैमिली प्लानिंग करने का सबसे बेस्ट मेथड जो है दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या है? बेसिकली ये कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं या ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको यूज करके फैमिली प्लानिंग की जा सकती है। मींस ऐसे कुछ मेथड जिनसे सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो हाल्ट नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आप कंसीव नहीं करेंगे। जब तक आप नहीं चाहते तब तक कंसीव नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, नहीं, वो यहाँ पर नॉर्मल चलेगा, बट इन प्रोसीजर से आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन। यही एक मेन एम रहता है कॉन्ट्रासेप्शन का। सो अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन की डेफिनेशन लिखें तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? कॉन्ट्रासेप्शन इज बेसिकली ये क्या है, मेथड या सिस्टम है विच अलाउ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं, सिस्टम्स हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को अलाउ करते हैं, बट दे प्रिवेंट कंसेप्शन। बट वो क्या करते हैं? दे प्रिवेंट कंसेप्शन। सो कॉन्ट्रासेप्शन इज बेसिकली क्या है? दे आर द मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन इज बेसिकली अ मेथड और system which allows normal sexual intercourse but prevents pregnancy। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मेथड या सिस्टम है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स को नॉर्मली अलाउ करते हैं, बट दे प्रिवेंट
प्रेगनेंसी। तो अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें बेटा, यहाँ पे हम दो टाइप के मेथड्स की हम बात करने वाले हैं। कुछ होते हैं टेम्परेरी, जिनको आप जब तक चाहो, जब तक आप चाहते हो फैमिली प्लानिंग करना, फैमिली प्लानिंग मीन्स जब तक आप चाह रहे हो कि अभी हमारा एक बच्चा ना हो, या एक हो चुका है दूसरा होने में स्पेसिंग हो, 3 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, जैसे भी हो, तो जब तक आप चाहते हो कि आप कंसीव ना करें, आप प्रेग्नेंट ना हो, तब तक आप उन मेथड को यूज करिए, ठीक है। और जब नहीं चाहते तो स्टॉप कर दीजिए। तो ये हो गए टेम्परेरी मेथड, ठीक है। कुछ होते हैं परमानेंट मेथड। अब आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली पूरी हो चुकी है, अगर आपको एक बच्चा करना था, 2 बच्चे करने थे, जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर द परमानेंट मेथड्स। आप परमानेंट मेथड्स भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के बेसिकली हम इसको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन को। कॉन्ट्रासेप्शन में बेसिकली बेटा आप 2 मेथड लिखेंगे। वन आर द टेम्परेरी मेथड्स, ठीक है। दूसरे कौन से होंगे, परमानेंट। टेम्परेरी एंड द परमानेंट मेथड्स। अगर मैं टेम्परेरी की बात करूं, तो जो टेम्परेरी मेथड्स होते हैं, दे आर द रिवर्सिबल मेथड। ये क्या होते हैं, दे आर रिवर्सिबल। इनको जब तक आप चाहे यूज करो, जब नहीं चाहते तो इनको बंद कर दीजिए, एंड यू कैन कंसीव, यू कैन गेट प्रेग्नेंट। बट जो परमानेंट मेथड होते हैं, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और इसके अंदर आप इंक्लूड करते हैं सर्जिकल मेथड्स। के अंदर आप इंक्लूड करते हैं बेटा सर्जिकल मेथड। सो परमानेंट मतलब हो गया तो हो गया, परमानेंट है भाई, तो क्या है, सर्जिकल मेथड है, एंड दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसके अंदर आप फिर से 2 चीज इंक्लूड करेंगे। कौन से मेथड होंगे इसके अंदर, एक है बेटा वेजेक्टमी, जो परफॉर्म की जाती है मेल्स के अंदर, एंड अनदर वन इज ट्यूबेक्टमी, जो परफॉर्म की जाएगी फीमेल्स के अंदर। इसके बारे में पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके परमानेंट मेथड। अब अगर मैं बात करूं टेम्परेरी मेथड्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूं टेम्परेरी मेथड की, तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो क्या क्या। इसमें आपका इंक्लूड होगा बेटा, नंबर 1 इज द नेचुरल मेथड्स, देन बैरियर मेथड्स, देन होगा बेटा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ओसीपीज, जो पिल्स आप यूज करते हैं वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। इसके बाद होता है इम्प्लांट्स, ठीक है, इम्प्लांट्स, और दूसरा होता है इंजेक्टेबल्स, ठीक है। तो ये जो टेम्परेरी मेथड है, इसमें आप इंक्लूड क्या क्या करेंगे, 1 इज द नेचुरल मेथड, देन बैरियर मेथड, उसके अलावा बेटा आईयूडीज, ओसीपीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इम्प्लांट्स, और एक कौन सा है, इंजेक्टेबल्स। तो दीज आर द मेथड्स इंक्लूडेड इन द टेम्परेरी, कौन से क्या है, दीज आर द टेम्परेरी वे ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। सो कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली हम फिर से देखते हैं एक बार, क्या है, अ मेथड और सिस्टम विच अलाउज द सेक्सुअल इंटरकोर्स बट इट प्रिवेंट्स द प्रेगनेंसी। इसमें आपने 2 मेथड इंक्लूड किए, 1 आर द परमानेंट एंड 1 आर द टेम्परेरी। अगर टेम्परेरी की बात करें, सिंपल सी बात है, जो आप रिवर्स कर सकते हैं जब
चाहें, और इसमें इंक्लूड होगा नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, आईयूडीज दैट इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ओसीपीज, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स, सबको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और दूसरे हैं बेटा आपके परमानेंट मेथड्स, ठीक है, समझ आ रही है ना आपको? एक तो हो गए आपके परमानेंट मेथड्स, ठीक है, और एक हो गए आपके टेम्परेरी मेथड्स। परमानेंट है एंड टेम्परेरी है। परमानेंट विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, they are the surgical method including vasectomy in the male and tubectomy in the female. Clear? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके टेम्परेरी मेथड्स, इनको कंप्लीट करेंगे, फिर हम करने वाले हैं सर्जिकल मेथड। सो टेम्परेरी मेथड में जो फर्स्ट है दैट इज द नेचुरल मेथड्स। तो जो पहला हम डिस्कस करेंगे बेटा दैट इज द नेचुरल मेथड। अब इनका मतलब क्या है? नेचुरली, इसका मतलब ये है कि आप बाहर से कोई चीज यूज नहीं कर रहे हो। बेसिक जो इनका फंक्शन है, बेसिक जो मोड ऑफ एक्शन है इनका, जो इसके पीछे छुपा हुआ इसका वो है, ये है कि हमें स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देना है, उनकी मीटिंग ही नहीं होने देनी है। अगर वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये है इसका मेन पीछे का बेसिक इसका क्राइटेरिया कि हाउ इट वर्क्स, हाउ द नेचुरल मेथड वर्क। इसमें जो हमारा बेसिक एम है वो यही है कि हमें स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देना है, नेचुरली नहीं मिलने देना है। मीन्स हम बाहर से कोई भी चीज यूज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नेचुरल मेथड ही अपना रहे हैं जिससे कि दोनों की मीटिंग जो है वो ना हो पाए। तभी इसका नाम क्या है? नेचुरल मेथड्स। तभी इसका नाम क्या है बेटा? नेचुरल मेथड है, ठीक है। सो नेचुरल मेथड ही लिख लेते हैं पहले हम, चलो हम कोई नहीं, ठीक है। नेचुरल मेथड में क्या होगा? दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, या बेटा एक काम करो, अभी हमने वो नहीं लिखा, तो रुको एक बार, पहले आप लिखेंगे फीचर्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हम आपके बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, जैसे बुक में एक सीक्वेंस है वैसे ही, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मींस ये जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आप यूज कर रहे हैं, चाहे अभी पे बात करेंगे अभी हम नेचुरल की, बैरियर की, तो इनके फीचर्स क्या होने चाहिए? ये एक ऐसे मेथड होने चाहिए जो एक तो इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। जो भी कपल इनको यूज करना चाहता है उन्हें भटकना ना पड़े कि हमें अरे कुछ मिल नहीं रहा, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, कैसे होगा, हमें कॉन्ट्रासेप्शन तो लेनी, हमें फैमिली प्लानिंग करनी है, बट हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एक तो ये क्या होनी चाहिए? यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इजीली उनको मिल जाए, यूजर फ्रेंडली, उनको समझ आ जाए, ठीक है। सेफ होने चाहिए, जब तक यूज करें तब तक अपना काम उनको अच्छे से करना चाहिए, जब बंद कर देंगे तब बंद ही हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप यूज कर रहे हैं ये ऐसे होने चाहिए जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर कोई हिंड्रेंस ना करें, ठीक है। जो भी आपकी सेक्सुअल ड्राइव है, सेक्सुअल प्लेजर है, उसके अंदर कोई भी हिंड्रेंस ना आए, ऐसे मेथड होने चाहिए, तभी कोई उसे यूज करेगा। अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी तो उसको यूज ही क्यों किया जाएगा, वो तो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। सो जो फीचर्स क्या होने चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर, वो लिख लो बेटा। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि ये जो हैं, जो आपका आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, दे शुड बी, अभी मैंने क्या आपको बताया, यूजर फ्रेंडली। सबसे पहले दे शुड बी यूजर फ्रेंडली, मींस जो भी इसको यूज कर रहा है वो उसको इजीली कर ले, उसको दिक्कत ना आए, ठीक है। देन दे शुड बी इजीली अवेलेबल, ठीक है। अब ये तो आपने सबने सुना है, कॉन्डोम्स है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये काम कैसे करते हैं दैट इज द डिफरेंट थिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। बट ये तो आपको पता ही है ना कि लोग कॉन्डोम्स यूज करते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं, तो वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अब जब भी आप कोई मेडिकल स्टोर में जाए आसपास में कहीं पर भी, तो वो आपको मिल जाने चाहिए, सिंपल सी बात ये है। सो दे यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, और मैंने आपको क्या बताया भाई, यूज कर ही रहे हैं तो इफेक्टिव तो हो, जिस काम के लिए यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव
कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, प्रेगनेंसी ना होने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो काम भी ये करें। तो यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, दे शुड बी इफेक्टिव। उसके बाद रिवर्सिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल विद लीस्ट साइड इफेक्ट्स। ठीक है, क्या होने चाहिए बेटा? रिवर्सिबल। जब तक यूज करना चाहे तब तक करें, नहीं करना चाहे तो ना करें। सो दे शुड बी रिवर्सिबल विद लीस्ट साइड इफेक्ट्स, एंड उसके बाद दे शुड नॉट हिंडर द सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है, दे शुड नॉट इंटरफियर विद द, इसमें आप लिख सकते हो, दे शुड नॉट interfere with sexual drives they should not interfere with the sexual drive, pleasures or sexual act of the user. तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसके ये फीचर्स होने ही चाहिए। वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, चीप होने चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए, दैट शुड नॉट इंटरफियर विद द सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लियर है बेटा? अब हम स्टार्ट करते हैं आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द नेचुरल मेथड्स। तो फर्स्ट वन जो है बेटा दैट इज नेचुरल मेथड, मींस नेचुरली ऐसे कोई वेज हो जिससे स्पर्म और ओवम की मीटिंग ना हो, वो एक दूसरे से ना मिले और फर्टिलाइजेशन जो है वो ना हो। तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन है, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है, सो दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या लिख सकते हो आप, दे वर्क on the principle of avoiding chances of meeting sperm and ovum। जो भी ऐसे चांसेस हो जिससे कि स्पर्म और ओवम की मीटिंग हो, उन चांसेस को ही हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। उन चांसेस को ही हमें क्या करना है बेटा, अवॉइड करना है। और इसके अंदर आप तीन जो है मेथड इंक्लूड करेंगे, नेचुरल मेथड्स के अंदर भी आप तीन मेथड इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट वन जो है दैट इज द रिदम मेथड। पहले मेथड को हम क्या कहते हैं, रिदम मेथड कहते हैं, ठीक है, और इसको हम कहते हैं कैलेंडर मेथड। ठीक है, रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका रिदम मेथड, या इसे आप कहेंगे कैलेंडर मेथड। एक और इसका नाम है जो काफी कॉमनली यूज होता है, दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सिंपल सी बात है, रिदम मेथड हो, कैलेंडर मेथड हो, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो, ये सिंपल तीनों का एक ही फंक्शन है, तीनों एक ही के नाम है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब ड्यूरिंग पीरियड्स, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपने देखनी है। अगर आपको याद हो तो हमने किया था कि 14th डे पे जो है ओव्यूलेशन होता है। 14th डे पे क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन होता है। उस 14th डे को ही हमें कैसे यूज करना है वो यहां पर बताया जाएगा, दैट इज रिदम, कैलेंडर और द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है उसे हम कहते हैं विड्रॉल मेथड।
और इसे बोला जाता है क्वाइटस इंटरप्टस. withdrawal method or the quietus interruptus, this is also included in the natural methods. और जो लास्ट है that is आपका lactational amenorrhea. lactational amenorrhea. ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, लैक्टेशनल एमेनोरिया सिस्टम, दैट इज LAM. तो अब ये रहने दो. ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया सिस्टम भी इसे कह देते हैं. तो नेचुरल मेथड के अंदर आपने 3 मेथड डिस्कस करने हैं. वन इज द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसको हम रिदम मेथड भी कहते हैं, कैलेंडर मेथड भी कहते हैं. नेक्स्ट है आपका विड्रॉल मेथड, और थर्ड में क्या है बेटा आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया. अब डिस्कस कर लेते हैं हम नेचुरल मेथड में. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड, या जिसे हम क्या कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे एक नाम ही लिख देते हैं, जस्ट पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. अब बेटा ध्यान रखना है, इसके अंदर हमारी यूज होने वाली है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में की थी एक्चुअली. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि वुमेन जो है उसके अंदर ओव्यूलेशन जो है बेटा वो कौन से डे पे होती है. अगर हम जस्ट एक आपको समझाने के लिए है, अगर हम एक 28 डेज की साइकिल लेते हैं, हम ये कहते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी फुल ड्यूरेशन जो है वो 28 डेज की है. तो मैंने आपको बताया था कि जो 14th डे होता है, 14th डे वहां पर क्या होता है ओव्यूलेशन होता है. 14th डे पर क्या होता है बेटा ओव्यूलेशन होता है. अब ओव्यूलेशन होने का मतलब क्या हुआ, ओव्यूलेशन होने का मतलब है कि जो एग है अब फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है, और वो एग जो है ओवम या कह लो एग जो है कहाँ पर होगा बेटा एम्प्यूला में. और एक चीज मैंने आपको फिर बताई थी कि एम्प्यूला के अंदर एग जो है आप कह सकते हो कि वो 24 आवर्स तक रहता है. 24 आवर्स मीन एक दिन, 24 आवर तक रहता है. इतनी बात क्लियर थी. ठीक है, अब अगर हम स्पर्म की बात करें तो जो स्पर्म है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर 72 आवर्स तक लाइव रहता है. स्पर्म की अगर हम बात करें तो स्पर्म जो होता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 72 आवर 72 घंटे तक लाइव रहता है. आप कह सकते हो 3 दिन तक जो है वो लाइव रहता है. इतनी बात तो क्लियर थी सबको. ठीक है, अब इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, देखो एक जो नॉर्मल फीमेल है उसको काफी टाइम तक अपनी साइकिल को थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाँ उसकी साइकिल जो है रेगुलर है या इरेगुलर है. ठीक है, मान लो एक लेकर चलते हैं कि जो फीमेल है उसकी साइकिल जो है ऑलमोस्ट रेगुलर है, मींस उसकी 28 डेज की साइकिल है, और अब उसे पता है कि 14th डे पर उसको क्या होने वाला है ओव्यूलेशन होने वाला है, मींस ये एग जो है फैलोपियन ट्यूब में आने वाला है. ठीक है जी, ठीक है, लेकिन हम क्या लेकर चलते हैं कि भाई थोड़ी बहुत तो किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, और बॉडी है, और क्या है हमारी बॉडी है, बॉडी के बारे में कोई भी कभी भी श्योर नहीं होता कि क्या होने वाला है. तो हम लेकर चलते हैं कि ये जो 14th डे है इसमें आप +-3 कर दो. 14 में +-3 कर दो कि भाई हो सकता है 14 को ही ओव्यूलेशन हो एग्जैक्ट, हो सकता है उससे 1, 2 या 3 दिन पहले हो या 1, 2 दिन बाद में हो. हम ये लेकर चलते हैं बेटा कि ओव्यूलेशन हो सकता है 1, 2 दिन पहले हो या 1, 2 दिन बाद में हो, ये एक कंडीशन लेके चलते हैं हम. ठीक है, तो 14 में अगर हम +-3 कर दे तो बेसिकली क्या आएगा, हम लेकर चलते हैं एक 10 to 17 डे का पीरियड जो है इसको हम अनसेफ लेकर चलते हैं. क्या लेकर चलते हैं अनसेफ, कि ये तो बिल्कुल ही अनसेफ पीरियड है. इस ड्यूरेशन के दौरान जो है किसी भी कपल को क्वाइटस या इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है. समझ आ रही है बात. मान लो कि जो एग है वो 14th डे को ही रिलीज हुआ, एग जो है 14th डे को रिलीज हुआ.
ठीक है, ठीक है जी। लेकिन आपने उस दिन तो किसी ने भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि वहां पर एग रिलीज होने वाला है। मान लो कि 12th डे, यहाँ पे 12th लिख देते हैं, हाँ 13, 15, 16, 17, यहाँ पे 11 भी लिख देते हैं। मान लो कि कोई कपल है, हम अभी हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूलेशन जो है वो 14th डे पर हुआ है, तो किसी कपल का जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ बेटा 12th डे को। अगर 12th डे को सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या गए, स्पर्म गए, ठीक है। अब स्पर्म्स जो हैं वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकते हैं वहां पर, 72 आवर्स तक। कितना, 72 आवर, मतलब 3 डेज हो गया, ये हो गया 3 डेज, ठीक है। चलो जी, आपने सोचा 12th को इंटरकोर्स हुआ था, ओव्यूलेशन तो 14th को हो रही है, तो सेफ है, कुछ नहीं होने वाला। बट 12th को इंटरकोर्स हुआ, वहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अभी भी स्पर्म प्रेजेंट हैं, क्योंकि 3 दिन तक रहेंगे। मतलब कि जो स्पर्म्स हैं वो 12 को भी रहेंगे, 13 को भी रहेंगे, 14 को भी रहेंगे। स्पर्म्स जो है बेटा 3 दिन तक रह रहे हैं, और उसी 14th डे को क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। उस 14th डे को ओव्यूलेशन हुआ, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ वैसे ही उसको स्पर्म मिल गया, और क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन। तो इससे आपको ये लेकर चलना है कि भाई अगर हमें पता है कि ओव्यूलेशन तो हमारी 14th डे को होती है, बट उससे पहले के 3 दिन और उसके बाद के 3 दिन जो हैं वो क्या होंगे, अनसेफ होंगे। क्या होंगे बेटा, अनसेफ होंगे। वहां पर चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। अब ये 14th का जो है, हो सकता है ये 13th डे पे ओव्यूलेशन हो जाए, हो सकता है ये 15th डे पे ओव्यूलेशन हो जाए। समझ आ रही है बात, हो सकता है कि 15th डे को ओव्यूलेशन, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम एक पूरा एक विंडो लेकर चलते हैं कि भाई 10 से लेकर 17, अगर एक फीमेल जिसमें 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, मतलब उसकी साइकिल जो है वो 20, हम एवरेज लेके चलते हैं, हर किसी की जो साइकिल है वो डिफर करती है, उसी हिसाब से उनको काउंट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लेकर चल रहे हैं कि 28 डेज की साइकिल है जिसमें ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है बेसिकली कौन से दिन नहीं करना है, तो वो जो एक पूरी विंडो है जिसे हम कहेंगे कि वो भाई अनसेफ पीरियड है, उस टाइम में तो बिल्कुल ही क्या करना है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मीन्स दूर रहना है। सो दैट इज द 10 to 17 डेज। आई होप सबको क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 10 to 17 डेज। अब इसको हम अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। और ये मेथड जो है ये क्या होता है, कोई ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है, इसके अंदर जो है फेलियर के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, क्योंकि एक वुमेन की ऐसा मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हर बार जो है साइकिल सेम रहे। एवरेज ड्यूरेशन जो है साइकिल की वो तो हम लेकर चल रहे हैं 28 दिन, बट कई बार क्या होता है बहुत जल्दी हो जाती है, कई बार लेट होती है। तो इस मेथड के अंदर जो है फेलियर के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, ठीक है। फेलियर के चांसेस क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। तो इस मेथड में हम क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन कि यहाँ पर जो कपल्स हैं दे शुड अवॉइड और एब्सटेन। अवॉइड मतलब उनको अवॉइड करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स, या एब्सटेन मतलब दूरी रखनी चाहिए। सो पीपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम द क्वाइटस, ठीक है, अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस इन द 10 to 17 डेज ऑफ द 28 डे साइकिल। 10 से 17 दिन की जो साइकिल है उसमें जो लोग हैं उनको दे शुड बी सेपरेटेड, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो इसके अंदर हम बेसिकली हम क्या लिखेंगे बेटा, कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस, couples are advised to avoid or abstain from क्वाइटस। अब क्वाइटस क्या है भाई, क्वाइटस को एक और लिख लो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। क्वाइटस मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो कपल्स जो हैं दे आर एडवाइज्ड टू अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17, फ्रॉम डे 10 to 17 of the menstrual cycle।
फ्रॉम डे ठीक है बेटा। तो कपल्स जो हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि 10 से 17 दिन तक जो है 10 से 17 दिन का जो एक विंडो पीरियड है उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए। क्यों ना किया जाए? बिकॉज देयर आर हाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्यों ना किया जाए? बिकॉज देयर आर हाई चांसेस of fertilization during this period, because there are high chances of fertilization during this period। इस पीरियड में जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं बेटा बहुत ज्यादा क्या रहते हैं? हाई रहते हैं। क्यों भाई, क्यों हाई रहते हैं? एज ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड, as ovulation is expected on 14th day of average 28-day menstrual cycle। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्योंकि जो 28 दिन की एवरेज जो हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल लेकर चलते हैं उसके 14th डे पे जो है एक्सपेक्टेड रहता है कि अब ओव्यूलेशन होगी। तो हम क्या करते हैं, उस 14th डे के पहले के 3 दिन और बाद के 3 दिन को हम क्या लेते हैं? अनसेफ लेते हैं। क्योंकि स्पर्म जो है इट कैन लीव फॉर 72 आवर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड ओवन जो है इट कैन बी फर्टिलाइज्ड इन 24 आवर्स आफ्टर इट्स रिलीज और आफ्टर द ओव्यूलेशन। तो हम हमेशा क्या लेकर चलते हैं बेटा? 14 प्लस माइनस 3 लेकर चलते हैं। सो हम इसमें एक चीज लिख सकते हैं, ये चीज मैं आपको सब बता चुकी हूं। आफ्टर ओव्यूलेशन ओवम कैन बी फर्टिलाइज्ड within 24 hours and after ejaculation sperm can live in female reproductive tract for 72 hours। और स्पर्म जो है वो 72 आवर तक जिंदा रह सकता है। ओवम जो है वो 24 आवर तक एक्टिव रहता है, कि मतलब उस पीरियड में वो एम्प्यूला में रहता है। बेसिकली अगर एम्प्यूला में है तभी उसकी फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, और स्पर्म जो है वो 3 दिन तक जिंदा है। मान लो 14th डे को ओव्यूलेशन हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है 12th डे को हुआ तो आप मतलब थोड़े रिलैक्स रहेंगे कि नहीं अब तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है। बट वहां पर भी हैं। क्यों है? क्योंकि स्पर्म तो 3 दिन तक जिंदा रहेगा। आपने 2 दिन पहले ही सेक्सुअल इंटरकोर्स किया 12 को, ठीक है, तो 12, 13, 14 तीनों दिन स्पर्म जो है वो क्या है बेटा? जिंदा है। और 14th को ही क्या आ गया? एग आ गया। तो जैसे ही वो एग रिलीज हुआ उसको क्या मिल गया? स्पर्म मिल गया, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इसलिए जो 14th डे को जो ओव्यूलेशन होनी है उसके पहले 3 दिन और उसके बाद के 3 दिन को भी अनसेफ पीरियड लेकर चलेंगे कि भाई ये एक विंडो है, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। सो मींस उसमें क्या करना है? द कपल शुड अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक 28 डे की जो साइकिल है, ठीक है, उसमें हम क्या लेकर चलते हैं बेटा? ओव्यूलेशन जो है 14 प्लस माइनस 3 पे हो सकती है। 14
+-3 पे हो सकती है, इसलिए हम क्या करते हैं 10 से लेके 17 दिन जो है 10 से लेकर 17 उसको अनसेफ पीरियड मानते हैं। 10 to 17 days of the menstrual cycle are the unsafe period। समझ आ रही है आपको? अनसेफ का मतलब यहां पर है कि यहां इस पीरियड के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। सेफ पीरियड क्या होगा? इस 10 से 17 दिन का जो गैप है उससे आगे वाला और उससे पहले वाला इज द सेफ पीरियड। आई होप सबको क्लियर है बेटा। सिंपल सी बात है भाई, जब एग रिलीज हम मान के चल रहे हैं 14 को होता है, ठीक है, 14th डे पे होता है और स्पर्म जो है 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, तो हमें पहले के 3 और बाद के 3 भी अवॉइड करने हैं। और हो सकता है कि जो ओव्यूलेशन है ये भी क्या हो, एक आधा दिन आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो हम थोड़ा एक बड़ा विंडो पीरियड लेकर चलते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये अनसेफ पीरियड है। क्लियर? बट सिंपल सी बात है, हाई फेलियर रेट है इस मेथड का, जो है क्या होता है, हाई फेलियर रेट होता है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो मेथड है इट हैज हाई फेलियर रेट, क्योंकि कभी भी जो एवरेज ड्यूरेशन होती है साइकिल की हर फीमेल के अंदर, कई बार तो हर मंथ ही चेंज होती रहती है, कई बार बहुत जल्दी हो जाती है, कई बार लेट होती है। तो ये थोड़ा सा ना वो ऐसा हो जाता है कि मतलब हमेशा आप श्योर नहीं रह सकते अपनी बॉडी के बारे में कि भाई कब होने वाली है ओव्यूलेशन। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो इसका क्या होता है, इट हैज द हाई फेलियर रेट। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर नेचुरल मेथड में ही नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज द क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस, देखो बेटा, क्वाइटस इंटरप्टस जिसे हम विड्रॉल मेथड भी कहते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस जिसे हम विड्रॉल मेथड भी कहते हैं, तो इसको आपको समझना है कि इसमें क्या होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है उस टाइम पे जो मेल पार्टनर होता है उसको पता होता है कि हाँ कि अब इजैक्यूलेशन होने वाली है, मींस स्पर्म का रिलीज होने वाला है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मेल पार्टनर है उसको पता होता है किस टाइम पर जो है इजैक्यूलेशन होने वाली है, मींस स्पर्म रिलीज होने वाले हैं। तो जस्ट उससे पहले जो मेल पार्टनर है वो क्या करता है, ही जस्ट विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो इजैक्यूलेशन ना हो, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजैक्यूलेशन ना हो, इसलिए जो मेल पार्टनर है इजैक्यूलेशन होने से पहले मींस स्पर्म के रिलीज होने से पहले ही पेनिस को विड्रॉ कर लेता है फीमेल के वजाइना से, एंड दिस इज द क्वाइटस इंटरप्टस, अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बट इसमें भी हाई फेलियर रेट है, हो सकता है टाइमली पेनिस रिमूव ही ना की जाए, या ये भी होता है कि बेटा जब पूरी इजैक्यूलेशन होने से पहले भी जो हल्का हल्का सीमेन है वो रिलीज होता है जिसके अंदर स्पर्म होते हैं, सो इट हैज़ अ वेरी हाई फेलियर रेट, ठीक है। तो आप क्वाइटस इंटरप्टस के अंदर क्या लिख सकते हो कि पेनिस इज रिमूव जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन। यहां पर क्या करता है मेल पार्टनर, ही रिमूव्स द पेनिस जस्ट बिफोर द, अब लिखो मेल पार्टनर removes, or you can say withdraw his penis from female vagina just before ejaculation, just before ejaculation। क्यों? to avoid fertilization। कई जगह आपको मिलेगा लिखा हुआ कंसेप्शन। कंसेप्शन मीन्स जब एक वुमन कंसीव कर लेती है, मीन्स बेसिकली प्रेग्नेंट हो जाती है, जब ओवम और स्पर्म का फ्यूजन हो गया मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गई। सो दिस मेथड इज द क्वाइटस इंटरप्टस वेयर मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना ऑफ द फीमेल जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन टू prevent या to avoid fertilization or conception, and this method also has high failure rate। इसमें भी आप क्या लिख सकते हो,
इसकी भी क्या है बेटा, हाई फेलियर रेट है, 100% इफेक्टिव ये मेथड नहीं हो सकता। 100 तो क्या, ये तो बहुत ही कम इफेक्टिव है, ठीक है। सो दिस इज चलो नेक्स्ट जो आएगा इसके अंदर आपका, ठीक है, ये हो गया क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है, दिस इज द क्वाइटस इंटरप्टर। और उसके बाद क्या आएगा बेटा हमारा, उसके बाद आएगा हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया। नेचुरल मेथड याद करो हमने 3 किए थे, इसमें थर्ड वन है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसमें आपको सिंपल सी एक बात समझनी है कि हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि बर्थ के बाद आफ्टर पार्ट्यूशन, जब बेबी का बर्थ हो जाता है बेटा, तब उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करती है, मदर प्रोवाइड करती है। कैसे करती है, थ्रू लैक्टेशन, मीन्स थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। अब आपको ये समझना है, आपने बहुत बार सुना होगा कि पहले 6 मंथ, जो पहले 6 मंथ है, बच्चा जो 6 महीने का होता है, आप बर्थ के बाद की बात कर रही हूँ, पहले जो 6 महीने होते हैं उस टाइम पे बच्चे को कुछ भी बाहर का नहीं खिलाया जाता, कोई सॉलिड फूड नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं देते उसको। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट रहता है मदर फीडिंग पे, मदर ब्रेस्ट फीडिंग पे। पूरा का पूरा न्यूट्रिशन फुली जो है मदर ब्रेस्ट फीड करती है बेबी को, बेबी को बाहर से कुछ नहीं दिया जाता इन द फर्स्ट 6 मंथ। उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, मदर जो है शी इज इंटेंसली लैक्टेटिंग। क्या कर रही है, शी इज इंटेंसली लैक्टेटिंग, मीन्स पूरा का पूरा जो बेबी है, ही और शी इज डिपेंडेंट ऑन हर मदर, वो अपनी मदर पर ही डिपेंडेंट है। मीन्स मदर उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, शी इज इंटेंसली लैक्टेटिंग। और आपको याद रखना है, जब भी कोई मदर जो है शी इज इंटेंसली लैक्टेटिंग होती है, उस टाइम पर प्रोलैक्टिन हार्मोन, याद आ रहा है आपको, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है बेटा, उसका जो लेवल है आपके बॉडी में, आपके ब्लड में, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। कब, जब व्हेन द मदर इज इंटेंसली लैक्टेटिंग। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो FSH और LH, FSH और LH जो कहाँ पर एक्ट करने वाले हैं, ओवरी में, ओवरी में फॉलिकल्स पे एक्ट करेंगे, फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएंगे। तो जब प्रोलैक्टिन ज्यादा है तो FSH और LH जो है उनका अमाउंट कम है, और अगर वो कम है मींस उनको एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज नहीं कर पा रहा है, तो वो ओवरी पे एक्ट नहीं करेंगे, ओवरी पे एक्ट नहीं करेंगे, फॉलिकल की ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगी, और अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हुई तो फर्टिलाइजेशन किसका होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये भी क्या है, एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन, बट इसका भी हाई फेलियर रेट होता है, क्योंकि बहुत, देखो अगर आप नॉर्मली किसी वुमेन से पूछोगे आफ्टर चाइल्ड बर्थ 6-7 महीने जो है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, ब्लीडिंग फेज जो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं आता है। रीजन मैंने अब जस्ट आपको बताया कि प्रोलैक्टिन ज्यादा है तो FSH और LH रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी। बट हर किसी में ऐसा नहीं होता, हो सकता है बहुत सारी ऐसी मदर होती हैं जिनमें मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो उसमें उन केसेस में अंदर क्या होगा कि FSH रिलीज होगा, अब रिलीज होगा तो वो फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगी। सो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि कपल ये सोच रहा है कि दिस इज द सेफ पीरियड, बट आज मतलब डिलीवरी हुई उसके 3 महीने बाद भी क्या होता है कि वुमेन जो है शी गेट्स प्रेग्नेंट। सो इस मेथड का भी बहुत ही ज्यादा क्या है, फेलियर रेट होता है। समझ आई। वैसे ही नेचुरल मेथड है, चलने को चल भी सकते हैं, तो नेचुरल मेथड में हमने 3 पढ़े हैं बेटा। कौन सा फर्स्ट वाला था, रिदम कैलेंडर या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, 10 से 17 दिन को एक विंडो पीरियड लेके चलते हैं, वो अनसेफ पीरियड है, उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना था। नेक्स्ट था हमारा क्वाइटस इंटरप्टस, जिसमें इजैक्यूलेशन से पहले जो मेल है ही जस्ट विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना ऑफ द फीमेल। और जो लास्ट है नेचुरल मेथड्स में, जो लास्ट है दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। वो कौन सा है, दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें हम क्या कह सकते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया बेसिकली देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन,
इसे हम क्या कह सकते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ही फीमेल के अंदर नहीं हो रही है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि एक इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर जो है उसके अंदर ओव्यूलेशन नहीं होती है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन, देख सकते हैं हम, it is based on the fact that in a intensely lactating mother, एक intensely lactating mother में there is नो ओव्यूलेशन, यहाँ पर जो है ओव्यूलेशन नहीं होती, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इन ए इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर देयर इज नो ओव्यूलेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है बेटा, ओव्यूलेशन नहीं होती है। ओव्यूलेशन नहीं होगी तो ओवम नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं होते। अब ओव्यूलेशन क्यों नहीं होती है, ये रीजन भी हम लिख सकते हैं, एज प्रोलैक्टिन जो है उसका लेवल ज़्यादा है और FSH और LH जो हैं उसका लेवल कम होता है इन ए इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर। और एक इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर कौन सी होती है, अप टू, जो एवरेज हम लेकर चलते हैं, अप टू 6 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ, व्हेन child is fully breastfed जिस टाइम पे जो बच्चा है उसको फुली ब्रेस्ट फेड करवाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किससे, मदर से, ऊपर का खाना नहीं दिया जा रहा है, उस टाइम पे उस मदर को कहा जाता है इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर। और वो पीरियड हम क्या लेकर चलते हैं बेटा, 6 month तक का ही लेकर चलते हैं। उस पीरियड में क्या होता है, कोई ओव्यूलेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है, FSH और LH का लेवल जो है यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगर FSH LH का लेवल कम है तो कोई फॉलिकल की ग्रोथ नहीं होगी, फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। बट फिर से वही बात है कि ये जो मेथड है इसके इट हैज हाई चांसेस ऑफ फेलियर, ठीक है। यहाँ इसके क्या होते हैं बेटा, देयर इज हाई चांसेस ऑफ द फेलियर रेट, हाई फेलियर रेट, ठीक है। बट ये जो नेचुरल मेथड होते हैं इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। देखो, जब भी आप कोई बाहर से कोई चीज यूज करोगे तो ऑफ कोर्स बॉडी पे कोई ना कोई विद टाइम थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, बट दीज आर द नेचुरल मेथड। आपको प्रिकॉशंस लेनी है, ये बेसिकली क्या है, प्रिकॉशनरी मेथड्स हैं। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा सोच सकते हो तो हाँ ये आपको इफेक्टिव हो भी सकते हैं, तो इनके कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, ठीक है। क्लियर है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, नेचुरल मेथड में आप क्या क्या इंक्लूड करते हो, तो आपको 3 मेथड पता होने चाहिए। फर्स्ट वन वॉज द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकेंड वन कौन सा था आपका, सेकेंड वन था विड्रॉल मेथड और यू कैन से द क्वाइटस इंटरप्टर्स, और थर्ड मेथड है बेटा ये लैक्टेशनल एमेनोरिया, जो कि आपको जो कि बेसिकली कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, इन एन इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर अप टू द 6 month। बट यहाँ पर भी वेरिएशंस देखी गई है। तो ये तीनों ही मेथड के अंदर फेलियर रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है, बट इनका नेचुरल है, आप कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, सो इनका साइड इफेक्ट तो ऑफकोर्स नहीं है कोई भी, ठीक है। तो बेटा ये थे आपके नेचुरल मेथड। नेक्स्ट अगर आपको याद हो तो हमने किया था बैरियर मेथड्स। नेक्स्ट हमने क्या किए थे बेटा, बैरियर मेथड अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी रहेगी दैट इज द बैरियर मेथड, और उस बैरियर मेथड में भी फर्स्ट जो है दैट इज कॉन्डोम्स। बैरियर मेथड में फर्स्ट जो है कॉन्डोम्स है। देखो बेटा, बैरियर मेथड का एक सिंपल सी बात है, एक पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, बाद में इसको करेंगे। बैरियर मेथड को अगर हम कहें तो कौन से मेथड्स जो है बैरियर है, देखो
अगर आप नेचुरल की बात करो, नेचुरल और बैरियर मेथड की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है, वो आपको ध्यान देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। नेचुरल मेथड में भी हमारा काम, हर कॉन्ट्रासेप्शन का काम तो यही है कि भाई ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देना, चाहे कोई भी मेथड यूज करो। मेन एम क्या है कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग नहीं होने देनी, उनको मिलने नहीं देना, ठीक है। नेचुरल में क्या था, हमने कोई नेचुरल तरीके अपनाए थे, बाहर से कुछ यूज नहीं किया था। बट बैरियर मेथड में आप एक बैरियर यूज करते हो। बैरियर मतलब दीवार। बैरियर का मतलब क्या हुआ बेटा, ऐसी एक दीवार जिसको क्रॉस ना कर पाए, ठीक है। तो वो बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए ही कॉन्डम्स अवेलेबल हैं। तो ये बैरियर मेथड बेसिकली क्या करते हैं, फिजिकली मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म को रोकते हैं। तो किस पे बेस्ड है ये, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ अवॉइडिंग या फिजिकली मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। यहाँ पे स्पर्म और ओवम को फिजिकली दोनों रिलीज हो रहे हैं, दोनों ही रिलीज हो रहे हैं। ओवम भी नॉर्मल रिलीज हो रहा है फीमेल के अंदर, जो मेल है वो भी इजैक्यूलेशन कर रहा है, बट फिर भी हमने बीच में एक दीवार लगा दी जिससे वो दोनों ना मिल पाए, एंड दैट इज द बैरियर मेथड, ठीक है बेटा। तो आप बैरियर मेथड जो है उसकी आप एक नॉर्मल सी हम डेफिनेशन इसके अंदर लिख सकते हैं कि बैरियर मेथड में क्या होगा, स्पर्म एंड ओवम आर प्रिवेंटेड, आप लिख दो बेटा, स्पर्म्स and ovum are prevented from meeting physically। फिजिकली जो है फिजिकली मतलब दोनों का टच ना हो जाए, फिजिकली जो है ये दोनों मीट ना कर जाएं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, ठीक है। फिर से हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो बैरियर मेथड क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पर जो स्पर्म है और जो ओवम है, दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मीटिंग फिजिकली विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। और ये जो मेथड हैं ये दोनों ही जो हैं मेल और फीमेल के लिए अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल्स जो हैं उन दोनों के लिए ही बैरियर मेथड जो हैं दे आर अवेलेबल। सबसे पहले अगर हम इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले है बेटा कॉन्डोम्स, ठीक है। सबसे पहले ए लिख लेते हैं हम, आर द कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स बेसिकली क्या होते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये दोनों ही क्या है, कॉन्डोम्स हैं। आप क्या कह सकते हो, ये क्या है, एक रबर की शीट है या एक लेटेक्स की थिन सी पतली सी शीट होती है जो प्रिवेंट करती है स्पर्म और ओवम की मीटिंग। और ये कॉन्डोम्स जो हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अवेलेबल हैं। ये वाला जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला, दिस इज फॉर द मेल्स, ये क्या है, मेल कॉन्डोम है। और ये जो नीचे वाला है बेटा, ये क्या है, फीमेल कॉन्डोम है। तो मेल कॉन्डोम बेसिकली होता क्या है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब जैसे हमने बोला था कि जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन क्या होता है, मेल जस्ट बियर दिस, ठीक है, मेल क्या करते हैं, इस कॉन्डोम को वियर करते हैं। ऐसे ही सिमिलरली फीमेल्स जो हैं वो भी कॉन्डोम यूज करती हैं, और वहां पर देख कवर, जैसे मेल्स के अंदर जो कॉन्डोम है इट कवर द पेनिस, और फीमेल के अंदर जो कॉन्डोम्स होते हैं, फीमेल कॉन्डोम्स, दे कवर द वेजाइना एंड द सर्विक्स, ठीक है। याद रखना है, वेजाइना और सर्विक्स अगर क्या हो गए, कवर हो गए, तो वहां पर अगर इजैक्यूलेशन हो भी गई, मेल्स के स्पर्म आ भी गए, तो वो अंदर नहीं जा सकेंगे। सिमिलरली मेल जो है वो भी कॉन्डोम यूज करते हैं, तो इजैक्यूलेशन जो होगी वो इस कॉन्डोम के अंदर ही सबकी सारी की सारी यहाँ पर जो है इकट्ठी हो जाती है, तो फीमेल के अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है। साथ में एक इसका एडिशनल बेनिफिट भी है कॉन्डोम्स का, क्या कि दे प्रिवेंट द मेल और द फीमेल फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड एड्स, ठीक है। तो कॉन्डोम्स का ये बहुत ही बड़ा एक एडिशनल बेनिफिट रहता है कि इट प्रिवेंट्स द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड एड्स। क्लियर है। एक और बात, फीमेल्स के लिए जो कॉन्डोम्स यूज की जाती हैं उनका नाम होता है फेमिडोम्स, ठीक है। अभी लिख लेते हैं हम इसको।
अगर हम बात करते हैं कॉन्डोम्स की, अगर हम बात करें बेटा कॉन्डोम्स की, तो ये किससे बनी होती हैं? दे आर मेड अप ऑफ, अभी मैंने आपको बताया, मेड अप ऑफ थिन रबर या लेटेक्स की शीट से। ठीक है, कॉन्डोम्स जो है बेटा किससे बनी है? थिन रबर या लेटेक्स की शीट से, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। डायग्राम में आपको दिख रही है इनकी शेप कैसी है, मटेरियल भी दिखने को मिल ही रहा है। ठीक है, काम क्या है इनका? काम क्या होता है बेटा इनका? दे आर यूज टू कवर, इसको कवर करती हैं, दे आर यूज टू कवर पेनिस एंड सर्विक्स एंड वाजाइना। तो आपको याद रखना है कि जो मेल कॉन्डोम्स होते हैं दे जस्ट कवर द पेनिस, और जो फीमेल कॉन्डोम्स होती हैं दे कवर द सर्विक्स एंड वजाइना। वो क्या करती क्या करती हैं बेटा? दे कवर द सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है, दे आर यूज टू कवर द पेनिस, सर्विक्स एंड वेजाइना जस्ट बिफोर द क्वाइटस, जस्ट बिफोर क्वाइटस। यहाँ पे लिख देते हैं आगे, जस्ट बिफोर क्वाइटस। अब क्वाइटस तो आपको पता ही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। जस्ट बिफोर क्वाइटस, दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन। किस चीज को अवॉइड करने के लिए बेटा? फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए। तो ये जो फीमेल कॉन्डम है और मेल कॉन्डम है, जस्ट बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स ही इनको क्या किया जाता है? वियर किया जाता है। मेल्स के केस में टू कवर द पेनिस और फीमेल के केस में टू कवर द वेजाइना एंड सर्विक्स, ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जब इजैक्यूलेशन होगा तो उस टाइम पे स्पर्म और ओवम जो है वो फिजिकली जो है मीट ना कर पाए। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम जो है दे शुड नॉट मीट फिजिकली। ठीक है, आप ये पॉइंट लिख सकते हो। जस्ट बिफोर द क्वाइटस, so that sperms are not ejaculated, sperms are not ejaculated in female genital tract to avoid fertilization, ताकि जो सीमेन है, सो दैट द स्पर्म्स, या आपको लिखा हुआ मिलेगा बेटा सीमेन। सीमेन हमें पता है सीमेन क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। इतनी बातें तो क्लियर है ना? व्हाट इज सीमेन? सेमाइनल प्लाज्मा, जो सारी ग्लैंड्स की वो सारी सिक्रीशंस हैं, साथ में स्पर्म्स, उस पूरे को हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। सो दैट द सीमेन और द स्पर्म्स दे आर नॉट इजैक्यूलेटेड इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन। इसका हमारा मेन एम क्या था? टू अवॉइड द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? फिर इसके साथ एक और पॉइंट लिख दो कि इसका एडिशनल बेनिफिट क्या था? एडिशनल बेनिफिट ऑफ कॉन्डोम्स। एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ कॉन्डोम क्या था बेटा? अभी मैंने आपको बताया एडिशनल बेनिफिट थे, दे प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और यू कैन से एड्स। ठीक है तो ये क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द यूजर, प्रिवेंट्स द यूजर फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग STIs, अब ये तो पता ही होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड एड्स। ठीक है, सो कॉन्डोम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं इन प्रिवेंटिंग द कॉन्टैक्टिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और यू कैन से एड्स।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ये जो आप कॉन्डोम्स और ये सब यूज करते हैं, दे आर डिस्पोजेबल। क्या होते हैं? डिस्पोजेबल होते हैं, चीप होते हैं, इजी टू यूज होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, हर एक मेडिकल शॉप में मिलते हैं। ठीक है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, सबको यूज़ करना आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि आपकी प्राइवेसी जो है मेंटेन रहती है। ठीक है, सो कॉन्डम्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर डिस्पोजेबल। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। कॉन्डोम्स चाहे मेल के हों चाहे फीमेल के हों बेटा, क्या होते हैं? दे आर डिस्पोजेबल, इजी टू यूज। ठीक है, डिस्पोजेबल होते हैं, इजी टू यूज होते हैं, इवन इजीली अवेलेबल भी होते हैं। ठीक है, कैन बी इंसर्टेड सेफली, कैन बी इंसर्टेड सेफली एंड मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ यूजर। ये बातें तो क्लियर होगी, इसमें कुछ होनी है। कॉन्डम जो है डिस्पोजेबल है, मीन्स एक बार यूज हुए तो उसके बाद दोबारा यूज नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इजी टू यूज है और कैन बी इंसर्टेड सेफली, आराम से इसको यूज किया जा सकता है, आराम से इसको आराम से जो है बेसिकली सेफली जो है पेनिस को कवर किया जा सकता है। सेफली ही फीमेल्स के अंदर वेजाइना और सर्विक्स को कवर किया जा सकता है। ठीक है, एंड दे मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ यूजर। खुद ही यूज करना है, किसी की हेल्प वेल्प नहीं लेनी है, तो ऑफकोर्स इट मेंटेन्स द प्राइवेसी। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखनी है बेटा, मेल कॉन्डोम्स जो हैं, उन जो फेमस मेल कॉन्डोम है, इज निरोध। ठीक है, जो मोस्ट फेमस मेल कॉन्डोम है उसका नाम क्या है बेटा? निरोध है। ऐसे ही जो फीमेल कॉन्डोम्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको हम कहते हैं फेमिडोम्स। फीमेल कॉन्डोम्स आर नोन एज फेमिडोम्स। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जस्ट इन पर ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। सिंपल सी बात है। कॉन्डोम्स क्या है भाई? रबर की या लेटेक्स की एक शीट है जिससे पेनिस या वेजाइना सर्विक्स को फीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर जो है कवर किया जाता है। क्यों कवर किया जाता है? कि जब इजैक्यूलेशन हो जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वो स्पर्म्स जो हैं वो अंदर की तरफ एंटर ना कर पाए। ठीक है, जब इजैक्यूलेशन हो तो जो स्पर्म्स हैं, जो सीमेन है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ही ना कर पाए। एंटर नहीं करेगा तो ओवम के साथ फिजिकली मीट कैसे करेगा? मीट नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और वही क्या था? मेन एम था, और कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगी। और जो कॉन्डोम्स है, इट इज़ अ वेरी गुड मेथड, ये काफ़ी अच्छा मेथड है, क्योंकि इसका एक एडिशनल बेनिफिट जो है कि इट प्रिवेंट द यूज़र फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग द एसटीआईज और एड्स। ये सबसे अच्छा, मतलब मोस्ट बेनिफिशियल जो है इसका बेनिफिट रहता है। ठीक है बेटा, आई होप इतनी क्लियर है बातें। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है दैट इज डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स। ठीक है, बैरियर मेथड में एक तो हमने कर लिया है कॉन्डम, सेकंड जो है इसके अंदर दैट इज डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है बेटा वो है आपका डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट। सबसे पहली बात, ये मेथड जो है इट इज ओनली फॉर फीमेल्स, ये मेल्स के लिए नहीं है बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? फीमेल्स के लिए होता है। ठीक है, और ये क्या है बेसिकली? आपको दिख रहा है डायफ्राम एक ऐसे कप लाइक, डोम लाइक स्ट्रक्चर है, उसी की शेप थोड़ी सी चेंज कर दी है तो ये सर्वाइकल कैप बन गया। छोटा और छोटा, थोड़ा छोटा कर दिया है, उसे हम कहते हैं वॉल्ट।
बेसिकली क्या है, ये रबर कप्स होते हैं। क्या होते हैं? ये रबर टाइप के कप्स होते हैं विच आर इंसर्टेड इन द फीमेल सर्विक्स एंड द वेजाइना। वो वेजाइना और सर्विक्स को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग जो है इजैक्यूलेशन होगी, जब मेल जो है अपना सीमेन रिलीज करेगा, तो ये जो कप्स हैं उसको प्रिवेंट करेंगे और आगे की तरफ यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब की तरफ जो है उसको नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि डायफ्राम, सर्वाइकल कप और वोल्ट किसके लिए यूज की जाते हैं? क्या ये मेल्स भी यूज करते हैं? नहीं, दीज आर ओनली फॉर द फीमेल्स। क्या है? ये सिर्फ फीमेल्स के लिए। बेसिकली क्या है? रबर कप है जो कि इंसर्ट किए जाते हैं इन द वेजाइना एंड द सर्विक्स ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं? दे आर ऑल्सो द बैरियर्स मेड अप ऑफ बैरियर्स मेड अप ऑफ रबर, जो कि किससे बने हैं बेटा? रबर से बने हुए हैं। बैरियर्स विच आर मेड अप ऑफ द रबर एंड दे आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इंसर्टेड इन फीमेल इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं टू कवर सर्विक्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ऐसे रबर के कप्स होते हैं विच आर इंसर्टेड इन द सर्विक्स ऑफ द फीमेल। और ये क्या करते हैं ड्यूरिंग, और कब? हमेशा नहीं करके रखते हैं। क्वाइटस जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होना है उससे पहले, जस्ट उससे पहले क्या किया जाता है? इन कप्स को जो है फीमेल दे इंसर्ट इन देयर सर्विक्स, और यहाँ पर ये क्या करती हैं? फिजिकली मीटिंग ऑफ स्पर्म और ओवम को रोकती हैं। मेन काम तो इनका यही है, वो यही करती हैं। सो इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस, ठीक है। अब इनका मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात कर लें अगर इनके मोड ऑफ एक्शन की मैं बात करूं बेटा, तो ये क्या करते हैं? ये स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देते। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यही तो इनका काम है। दे प्रिवेंट द कंसेप्शन, दे प्रिवेंट कंसेप्शन। मेन काम क्या है? कंसेप्शन आपको समझ आ रही है? कंसेप्शन इज द प्रेगनेंसी, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगी। सो प्रेगनेंसी, कंसेप्शन क्या है? प्रेगनेंसी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इस कंसेप्शन को, जब एक वुमेन जो है कंसीव कर लेती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तब उसे हम क्या, मतलब एक वुमेन के अंदर जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? कि शी हैज कंसीव्ड। उसने क्या कर लिया बेटा? कंसीव। उसी को हम क्या कहते हैं? कंसेप्शन कहते हैं, ठीक है। So it prevent conception by blocking the entry of sperm. It prevent conception by blocking the entry of sperms through the cervix. बेटा अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ ऐसी हमारी यूट्रस थी और यहां से ये वाला एरिया जो है इतना क्या था? सर्विक्स का था। तो क्या किया जाता है बेसिकली? अगर इस सब सर्वाइकल कप को देखोगे तो वुमन खुद ही अपने आप ही सेल्फ इंसर्ट होता है, ठीक है, खुद से इंसर्ट कर लेती है। खुद से क्या करती है? इस सर्वाइकल का कैप को कुछ इस तरह से इंसर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। जब इंसर्ट किया जाएगा तो जब, और जो पेनिस है वो कहाँ पर इंसेमिनेट करता है, कहाँ एंट्री होती है? उसकी वेजाइना में, ठीक है। अब वेजाइना के अंदर जो वो स्पर्म रिलीज कर देगा, यहाँ पर क्या है? वेजाइना है। यहाँ क्या होगा बेटा? वेजाइना स्टार्ट हो जाता है। तो वेजाइना में जो स्पर्म रिलीज होंगे वो सब के सब यहाँ पर ही सर्वाइकल कप में ही रह जाएंगे, और उसकी एंट्री जो है सर्विक्स के थ्रू अंदर की तरफ नहीं हो पाएगी। यही इसका मोड ऑफ एक्शन है। किसका? इस सर्वाइकल कप का। आई होप सबको क्लियर होगी ये बात कि कैसे इसको इंसर्ट किया जा रहा है और ये काम कैसे कर रहा है। बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म इन थ्रू द सर्विक्स। सर्विक्स से एंट्री ऑफ स्पर्म को ही ब्लॉक कर दे रहा है। क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है। हाँ, और एक और बात, जैसे हमने कॉन्डोम्स कहा था कि वो डिस्पोजेबल होते हैं, दे आर रीयूजेबल।
ठीक है, एक बार यूज किया, इस कप को बाहर निकाला, अच्छे से वॉश किया, स्टरलाइज किया और इसको दोबारा से यूज किया जा सकता है। सो दिस कप्स आर रीयूजेबल, इनको आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इस डायग्राम के अंदर हमने क्या दिखाया कि ये तो सर्वाइकल कैप है जो यूज करनी है, बट उसके साइड में ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज द स्पर्मिसाइडल क्रीम। देखो साइडल वर्ड क्या होता है, किसी को किल करने के लिए, किसको किल करने के लिए, स्पर्म। तो स्पर्म को किल करने के लिए स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आती हैं, फोम्स आती हैं, जेलीज भी आती हैं। तो ये जो कप्स हैं, ये जो फीमेल्स के लिए बैरियर मेथड है, इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, तो जब वुमेन जो है कप यूज करती है, साथ साथ में वो क्या करती है, ये स्पर्मिसाइडल क्रीम या फोम या जेली की शेप में जैसे भी यूज करना चाहे वो ये भी यूज करती है, मतलब इसके अराउंड सब जगह लगा लेती है, ताकि जो स्पर्म अगर आए और थोड़ा बहुत अगर चांस है कि स्पर्म की एंट्री हो सकती है थ्रू सर्विक्स, को भी क्या कर दिया जाए, निल कर दिया जाए। क्योंकि इन क्रीम्स का काम क्या है, दे विल किल द स्पर्म्स। क्लियर है, क्लियर है बेटा इतनी बात? ठीक ठीक है, तो इसके अंदर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम्स आर आल्सो यूज्ड अलोंग विद दिस मेथड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बैरियर मेथड। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिख दो, यूज ऑफ स्पर्मिसाइडल jellies, creams and foams are advised along with barrier methods to increase their efficiency। समझ आ रही है कि ये जो आपके स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हैं, फोम्स हैं, जेलीज, जिस भी उसमें आपको यूज करना हो, वो यूज किए जाते हैं इन बैरियर मेथड के साथ, ताकि जो चांसेस हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, तो मतलब मेन जो कॉन्ट्रासेप्शन जो एम था उसको अच्छे से फुलफिल किया जा सके और फिजिकली मीटिंग ऑफ स्पर्म और ओवम को रोका जा सके। तो ये आपके मेथड थे बेटा बैरियर मेथड। तो आज हमने क्या क्या किया, नेचुरल मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है, साथ में हमने बैरियर मेथड जिसके अंदर हमने कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये सब किया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम करेंगे इसके अंदर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, देन हम करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और उसके बाद ये सब क्या है, यहां तक आप क्या हो जाएंगे, टेम्परेरी मेथड। फिर हम करेंगे साथ में परमानेंट मेथड, जिसमें आप इंक्लूड करने वाले हैं ट्यूबेक्टमी एंड वेजेक्टमी। जिसमें आप क्या इंक्लूड करोगे बेटा, ट्यूबेक्टमी एंड वेजेक्टमी। इस लेक्चर के साथ जो है हमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शन है वो ओसीपीज के भी आ जाएंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और हमारा जो ये कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपने ये पूरा अच्छे से लेक्चर पढ़ना है। इसके साथ आपको प्रैक्टिस शीट जरूर दी जाएगी, प्रैक्टिस शीट आपको ऐप से देखनी है। फिर से बता रही हूँ, अभी भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, मैम प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, कमिंग सून आ रहा है। बेटा डीपीपी में नहीं है, डीपीपी के साइड में थोड़ी सी हल्की सी स्क्रीन को स्लाइड करो, वहाँ आपको डीपीपी डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आपको प्रैक्टिस शीट जो है डाउनलोड करनी है एंड देन उसके क्वेश्चंस जो हैं वो लगाने हैं। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस शीट करिए। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।